आज की बातचीत की शुरुआत एक एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद घटना से करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून की रक्षा में लगा दी, अपराधियों से लड़ने में बिता दी। पंजाब के एक पूर्व पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी, और वही व्यक्ति एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हाल ही में हुई एक सच्ची घटना है। और ये मामला सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही नहीं रुका। इसकी वजह से उन्हें आत्महत्या तक की कोशिश करनी पड़ी और वो आज अस्पताल में हैं। ये घटना हमें साइबर अपराध की सतह के नीचे देखने पर मजबूर करती है। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसों पर नहीं, बल्कि उसके गहरे मनोवैज्ञानिक असर पर। सही कहा। तो आज हम इसी घटना के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने अनुभवी और जानकार व्यक्ति के साथ आखिर ऐसा हुआ कैसे, धोखेबाजों ने क्या तरीका इस्तेमाल किया, और सबसे जरूरी, हम सभी इससे क्या सीख सकते हैं ताकि खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। तो हुआ ये कि पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। उनके साथ लगभग 8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। 8 करोड़! ये रकम बहुत बड़ी है। पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो उनका 12 पन्नों का सुसाइड नोट है। उसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मेरे पैसे चले गए, उन्होंने मानसिक दबाव, ठगी और अपमान की बात लिखी। ये दिखाता है कि साइबर फ्रॉड का असर पीड़ित की आत्मा पर कितना गहरा होता है। ये सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। हाँ, ये भरोसे का टूटना है, खुद पर से विश्वास का उठ जाना है। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो शायद हर कोई सोच रहा होगा कि एक इतना पढ़ा लिखा, सिस्टम को जानने वाला व्यक्ति कैसे? हाँ बिल्कुल, अगर एक पूर्व आईजी ठगा जा सकता है तो फिर एक आम आदमी कितना सुरक्षित है? ये सवाल डराता है, लेकिन इसका जवाब खोजना बहुत बहुत जरूरी है। और शायद ये सवाल हमें ये भी बताता है कि हम इस समस्या को गलत नजरिए से देख रहे हैं। ये किसी की समझदारी या बेवकूफ़ी का टेस्ट नहीं है। साइबर अपराधी अब किसी के आईक्यू को निशाना नहीं बनाते, वो हमारी मानवीय कमजोरियों को निशाना बनाते हैं, हमारी उम्मीदें, हमारे डर और भरोसा करने की हमारी आदत। तो फिर समझते हैं कि ये हुआ कैसे। जाहिर है ये कोई वैसा मामला नहीं होगा कि किसी ने फोन करके ओटीपी मांगा और उन्होंने दे दिया। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा जाल था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत हुई एक व्हाट्सएप ग्रुप से। सुनने में कितना साधारण लगता है ना? और यही उनकी पहली चाल है, एक समुदाय, एक ग्रुप का हिस्सा बनाना। लोगों को लगता है कि वो किसी एक्सक्लूसिव समूह का हिस्सा है। फिर आती है एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें गारंटीड मुनाफे का लालच दिया जाता है। ये गारंटी शब्द ही सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। वित्तीय बाजारों में कोई गारंटी नहीं होती। और मैंने ये भी पढ़ा है कि सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम भी यही कहते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको गारंटीड रिटर्न का वादा कर ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मतलब वो पहले ही कानून तोड़ रहा है। तो ये पहला रेड फ्लैग होना चाहिए। बिल्कुल सही। पर वो सिर्फ वादे नहीं करते, वो एक पूरा माहौल बनाते हैं। यहीं पर मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे लोग, जो असल में धोखेबाजों के ही साथी होते हैं, वो रोजाना अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट डालते हैं। अब सोचिए, जब एक समझदार व्यक्ति भी रोज रोज दर्जनों लोगों को प्रॉफिट कमाते देखता है तो उसके दिमाग में एक कीड़ा घर कर जाता है। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। दिमाग सोचने लगता है, अगर इतने सारे लोग कमा रहे हैं तो ये सच ही होगा। तो मतलब वो हमारी तर्क करने की क्षमता को ही एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं। और फिर इसमें टेक्नोलॉजी का तड़का भी लगता है। स्रोत में एक नकली ऐप का जिक्र है। जब आप नकली ऐप कहती हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये ऐप सिर्फ एक स्क्रीन है जिस पर वो मनचाहे नंबर दिखा देते हैं? बिल्कुल, वो ऐप किसी भी असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा ही नहीं होता। वो एक वीडियो गेम की तरह है जहां सारे नंबर, सारे ग्राफ, प्रॉफिट के आंकड़े सब धोखेबाजों के कंट्रोल में होते हैं। वो शुरुआत में आपको छोटे मोटे निवेश पर जीत दिखाते हैं, आपके अकाउंट में 10,000 के 12,000 होते हुए दिखाते हैं, ताकि आपका भरोसा बन जाए। हाँ, आपका पैसा असल में कहीं निवेश हो ही नहीं रहा होता, वो सीधे उनके खातों में जा रहा होता है। और वो जो छोटा मोटा मुनाफा आपको कभी कभी देते भी है ना, वो आपके ही पैसे से या किसी और शिकार के पैसे से दिया जाता है, ताकि आप बड़ी मछली के लिए चारा बन सकें। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है।
मतलब विश्वास जीतने के लिए वो पहले आपको आपके ही थोड़े पैसे वापस कर देते हैं, और जब पीड़ित को पूरा यकीन हो जाता है कि ये स्कीम काम कर रही है, तब खेल बड़ा हो जाता है। तब वो कहते हैं, सर अब एक बहुत बड़ा मौका आया है, बस आज रात तक निवेश करना होगा। और तब लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई, रिटायरमेंट का पैसा या कर्ज लेकर भी लगा देते हैं। और फिर सब कुछ बंद, ऐप काम करना बंद कर देता है, व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट हो जाता है और सारे फोन नंबर बंद हो जाते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, उस इंसान पर क्या बीती होगी। ये सुनने में ही इतना डरावना है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हर छोटी बड़ी बात सोच रखी है। इससे यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि एक आम इंसान खुद को इस सुनियोजित जाल से बचाने के लिए आखिर करे तो क्या करे। देखिए, इन अपराधियों की सफलता इस बात पर है कि वो हमें सोचने का समय नहीं देते, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम है, रुके और सोचें। स्रोत में कुछ बहुत सीधे और सरल नियम बताए गए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चल रही किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम से दूर रहें। हाँ, कोई भी प्रोफेशनल वित्तीय सलाहकार आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टॉक टिप्स तो नहीं देगा, कभी नहीं। दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, गारंटीड रिटर्न के वादे पर कभी भरोसा न करें। जो आपको बिना जोखिम के असाधारण मुनाफे का वादा कर रहा है, वो या तो झूठ बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है। और सबसे बेसिक बात, कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अपनी निजी जानकारी, केवाईसी, ओटीपी, बैंक डिटेल, ये सब किसी के साथ भी साझा ना करें। और एक बहुत ही मानवीय सलाह दी गई है जो शायद सबसे जरूरी है। अगर जरा सा भी शक हो तो तुरंत अपने परिवार में या किसी जानकार दोस्त से बात करें। इस मामले में चुप रहना सबसे खतरनाक है। धोखेबाज आपको हमेशा ये महसूस कराएंगे कि ये एक सीक्रेट मौका है जो किसी और को नहीं बताना है। असल में वो आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से अलग कर रहे हैं। लेकिन अपने माता पिता या बड़ों से बात करना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है। उन्हें अक्सर लगता है कि हम उनकी समझ पर शक कर रहे हैं या उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बातचीत को शुरू करने का कोई सही तरीका है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दोष देने या सिखाने के अंदाज में नहीं, बल्कि मदद करने और टीम बनाने के अंदाज में बात करनी चाहिए। आप कह सकते हैं, पापा आजकल एक नया ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है जिसमें बहुत समझदार लोग भी फंस रहे हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, चलिए साथ में देखते हैं कि इससे कैसे बचें। जब आप इसे एक टीम एफर्ट बनाते हैं ना, तो सामने वाला अपमानित महसूस नहीं करता। सही बात है। आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनकी बुद्धिमानी पर शक नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सलाह है। लेकिन मान लीजिए कि तमाम सावधानियों के बावजूद कोई ठगी का शिकार हो ही गया, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि उस वक्त इंसान सदमे में होता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग डर, शर्म और लोकलाज के कारण चुप रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग कहेंगे, देखो इतने समझदार होकर भी ठगे गए। धोखेबाज इसी चुप्पी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि ज्यादातर लोग शिकायत नहीं करेंगे। तो स्रोत हमें साफ निर्देश देता है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है और छुपाना नहीं है। ये एक अपराध है और आप उसके शिकार हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए तुरंत 1930 पर कॉल करें। यह भारत सरकार की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है और साथ ही cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाएं। समय पर शिकायत करना बेहद बेहद जरूरी है। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। अगर आप धोखाधड़ी की कुछ ही घंटों के अंदर शिकायत करते हैं तो एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जो पुलिस और बैंकों को उस पैसे के लेन देन को रोकने का एक मौका देता है। इससे न सिर्फ पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ती है, बल्कि इन अपराधियों के डिजिटल निशान भी ट्रैक किए जा सकते हैं। मतलब आपकी एक शिकायत कई दूसरे लोगों को उनका अगला शिकार बनने से बचा सकती है। बिल्कुल। पूर्व आईजी की यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। साइबर अपराध अब किसी की डिग्री, पद या उम्र नहीं देखता। ये नहीं देखता कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या पुलिस अधिकारी। उससे सिर्फ एक मौके की तलाश होती है, एक गलत क्लिक की, भरोसे की एक छोटी सी चुप की। इसीलिए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई है। स्रोतों में एक संकल्प लेने की बात कही गई है कि हम खुद जागरूक रहेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने समाज में सबको सतर्क करेंगे। हमें इस विषय पर खुलकर बात करनी होगी। बिल्कुल। जब लोग अपनी कहानियां साझा करेंगे तभी तो दूसरों को हिम्मत मिलेगी और जागरूकता भी फैलेगी। लेकिन समाज में एक और बड़ी समस्या है, विक्टिम शेमिंग, मतलब शिकार को ही दोषी ठहराना।
अक्सर लोग कहते हैं जरूर लालच में आ गया होगा। और ये सोच बहुत खतरनाक है। ये किसी की बेवकूफ़ी का नतीजा नहीं है, ये एक संगठित अपराध का नतीजा है। ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, ये अक्सर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह होते हैं जो साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हम चोरी या डकैती के पीड़ित को दोष नहीं देते, वैसे ही हमें साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को भी शर्मिंदा महसूस नहीं करवाना चाहिए। हमें उन्हें सपोर्ट देना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है। एक बेहद काबिल और अनुभवी इंसान के साथ हुई धोखाधड़ी हमें दिखाती है कि कोई भी इसका शिकार हो सकता है। हमने धोखेबाजों के तरीकों को समझा, जो सिर्फ लालच नहीं बल्कि सोशल प्रूफ जैसे मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हमने बचाव के आसान नियम भी जाने, जैसे अनजान स्कीमों से दूर रहना और शक होने पर अपने परिवार से बात करना, और ये भी कि अगर धोखाधड़ी हो जाए तो बिना डरे तुरंत 1930 पर संपर्क करना गोल्डन आवर में कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमें पीड़ित को दोष देने की मानसिकता को बदलना होगा। अंत में एक विचार सबके लिए छोड़कर जाना चाहेंगे। हम अक्सर साइबर धोखाधड़ी को सिर्फ पैसों के नुकसान से जोड़कर देखते हैं। 8 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन ये घटना हमें इसके छुपे हुए अदृश्य मूल्य पर सोचने को मजबूर करती है। अपमान, टूटे हुए भरोसे और मानसिक पीड़ा का मूल्य। एक समाज के तौर पर हम सिर्फ लोगों के बैंक अकाउंट को ही नहीं बल्कि उनके मन पर लगे घावों को कैसे भर सकते हैं। वाकई ये एक जरूरी सवाल है। पैसों का नुकसान शायद वक्त के साथ पूरा हो जाए, लेकिन भरोसे और आत्मसम्मान का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। और जैसा कि स्रोत में कहा गया है, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हम आशा करते हैं कि पूर्व आईजी जल्द ही स्वस्थ हों और उनकी कहानी हम सभी के लिए एक शैतानी और एक जरूरी सबक बने।